आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन करें, आइए याद कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस। देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, जब फोटोकेमिस्ट्री में जो फोटोन यूज़ किया जाता है उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज़, उसको अगर हमने ई से प्रदर्शित किया तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई। यानी जो टोटल एनर्जी है फोटोन की वो दो काम के लिए यूज़ हो जाएगी। एक तो वर्क फंक्शन, यानी इस जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के आकर्षण बल से उसको छुड़ाकर बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है दैट इज़ वर्क फंक्शन। और उसके बाद एक बार जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, एक बार फ्री हो जाए तो बचा हुआ जो एनर्जी फोटोन का होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को गति देगा या काइनेटिक एनर्जी देगा। तो ये बात हम अपने ध्यान में रख लेते हैं। और उसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी जितनी कुल है उसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी एच न्यू ज़ीरो, जो कि वर्क फंक्शन के लिए या इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट या नाभिक के आकर्षण बल से निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन। Which of the following figures showing kinetic energy of ejected electron versus the frequency of the incident photon? तो ये जो ग्राफ दिए हुए हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ इस वाई एक्सिस की तरफ है और एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो आपतित फोटोन है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो एक्स एक्सिस में लिखी हुई है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा जो ग्राफ है वो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रदर्शित करता है, जिसके अनुसार जो टोटल एनर्जी है फोटोन की वह इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है एटम्स में से नाभिक के आकर्षण बल को छुड़ाकर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देती है। तो अगर हम ग्राफ्स को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ शुरू में काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होती, लेकिन एक मिनिमम एनर्जी है जो कि फोटोन यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए। उस एनर्जी के बाद जैसे ही एक बार इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए मदद कर रही है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को देख लेते हैं इन ग्राफ्स को। देखिए यहाँ दिखाया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घट रही है, जो कि संभव ही नहीं है, गलत है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस वाले ग्राफ में देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं साथ साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो भी काइनेटिक एनर्जी का मान इतना है। तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार जब हमने फ्रीक्वेंसी लाइट की फोटोन की दी ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ सकती है। तो ये भी गलत है। और इस वाले ग्राफ को देखते हैं कि जैसे ही फोटोन की एनर्जी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ाते जाते हैं यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन ये बात इसलिए गलत है क्योंकि शुरुआत की कुछ एनर्जी जो है वह यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए, जो कि इन्होंने नहीं दिया हुआ है, और उसको रिप्रेजेंट करेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये ग्राफ कर रहा है। तो ऑप्शन 1 वाज द करेक्ट आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ द स्पीशीज इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO? तो इनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या CO के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है, वो स्पीशीज़ हमें ढूंढना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम CO के इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ लें। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, मिलाकर 14 हो गए, 14। फिर हम ढूंढते हैं ऑप्शन नंबर A का, 2 नाइट्रोजन है, 7 + 7 14, यानी जो CO के 14 इलेक्ट्रॉन N2 के भी 14 इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब ये भी नॉट आइसो
इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, उस ऑप्शन के लिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। हमें वो ढूंढना है जिसका इलेक्ट्रॉन CO के बराबर नहीं है। इसका CO के बराबर है तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट हम बी को लेते हैं। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और यहाँ CN माइनस है, तो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ेगा, तो टोटल मिला के 14 हुए। तो इसका ये भी आंसर नहीं है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी CO के बराबर है। फिर देखते हैं NO+ में नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और प्लस दिया हुआ है, उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाना पड़ेगा तब जाके प्लस आएगा। तो उसका मतलब यहाँ पर भी आया 7 + 8 -1, यानी यहाँ पर भी आया 14। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। और आगे देखते हैं, लास्ट हमारे पास है O2+। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 8 + 8 और उसमें से क्योंकि प्लस है तो -1 निकाला हमने, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो -1 किया और टोटल आया इसका आंसर 15। तो 15 आया है, ये संख्या 14 के बराबर नहीं है। उसका मतलब नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो समान इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो स्पीशीज़ है वो O2 है, जिसका CO के साथ के बराबर इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं है। तो उसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Let's look into the next question. यहाँ the overlap between atomic orbitals sketched below. यहाँ दो स्केच दिए हुए हैं, ड्राइंग दी हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ये p ऑर्बिटल pz का है और ये जो ऑर्बिटल है वो dxz ऑर्बिटल है ये, और ये pz ऑर्बिटल है। और यहाँ इन्होंने पूछा हुआ है कि ओवरलैप इसके बीच में होगा कि नहीं होगा। अगर इन दोनों को बहुत पास लेकर आते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो ये ये जो नेगेटिव लोब है, इसके नेगेटिव लोब के साथ इसके XZ के नेगेटिव लोब के साथ ये ओवरलैप करेगा। और इधर भी हम देख सकते हैं कि ये जो प्लस लोब है वह इस प्लस लोब के साथ ओवरलैप कर सकता है, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। ये माइनस है और यहाँ ये प्लस है, और इस ZX का भी ये प्लस है। तो इस तरह से ओवरलैप पॉसिबल है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0 गलत, नो ओवरलैप गलत, नेगेटिव गलत, पॉजिटिव ओवरलैप होगा, क्योंकि सेम साइन वाले लोब्स आपस में यानी प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ यहाँ आसानी से ओवरलैप कर सक रहे हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स वेयर स्पिन 3/2 पार्टिकल्स, यदि ये काल्पनिक सिचुएशन उन्होंने दी हुई है, एब्सोल्यूट नहीं, काल्पनिक है, ये इमेजिनरी सिचुएशन दी हुई है। उन्होंने ये पूछा है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होता वो 3/2 होता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ए लेवल, किसी एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। तो इंस्टेड ऑफ स्पिन 1/2, यानी स्पिन 1/2 के बजाय अगर 3/2 होता इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, तो हमें मालूम है कि जब हम प्लस हाफ से माइनस हाफ में जाते हैं तो इसमें -1 करते करते पहुंचते हैं। तो हम +3/2 से अगर -3/2 तक पहुँचे तो -1 करते करते, तो देखिए +3/2 -1 = +½ तो ये एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू। इस प्लस हाफ से फिर -1 करते हैं तो आ जाएगा -½ ये तीसरी वैल्यू। हमें +3/2 से -3/2 तक पहुंचना है। फिर इसमें से -1 अगर करें तो आ जाएगा -3/2। तो इस वैल्यू से यहाँ तक हमने पहुँचे तो कितने वैल्यूज, संख्या कितनी आई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो 4 नंबर्स आए, उसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस में ये दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है नंबर 4, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन एन ऑर्बिटल विद एन ऑर्बिटल नोड एंड 2 एंगुलर नोड्स। तो ऑर्बिटल नोड, जिसको रेडियल नोड भी कहा जाता है, उसका फॉर्मूला है n - l -
1। और ये ऑर्बिटल नोड, तो ऑर्बिटल नोड की संख्या कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 1। तो यहाँ से एक तो ये इक्वेशन हमारा बनता है। दूसरा इन्होंने पूछा है एंड 2 एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स का क्या है, एल एंगुलर नोड्स यानी एल का वैल्यू यानी दैट इज़ 2 इन्होंने दिया हुआ है। तो एल की वैल्यू इन्होंने 2 दी हुई है और पूछा है विच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन इज़ इन। तो इन सभी जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किस में वो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऑर्बिटल नोड 1 है और एंगुलर नोड 2 है। एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और हमें एन का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए ये है 1 दैट इज़ ऑर्बिटल नोड इज इक्वल टू n माइनस 2 माइनस 1, यानी n इज इक्वल टू, यहाँ n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज़ 4। तो ये 4 आ जाएगा n का वैल्यू। तो n की वैल्यू आई 4, l दिया हुआ है हमें 2। तो L2 यानी क्या हुआ, L 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D। तो D किस में है, 3 and 4D में, लेकिन N का वैल्यू क्या है 4, तो इसमें से 4D होगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 3D नहीं होगा, 1S नहीं होगा, 2P नहीं होगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं। इन्होंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो किया था उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने ऑर्बिटल का नाम दिया हुआ है, ऑर्बिटल की स्पेसिफिकेशन दी हुई है और ये दिया हुआ है 3pz ऑर्बिटल, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इन्होंने पूछा है, ये 4 ऑप्शंस हैं कि इसमें एक रेडियल नोड होगा कि 2 रेडियल नोड होगा, एक एंगुलर नोड होगा कि 2 एंगुलर नोड होगा। तो हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर P दिया हुआ है तो L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू है 1। तो L का वैल्यू 1 है और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू L, और वो है P की वजह से 1। तो यानी एंगुलर नोड की जो संख्या होगी वो 1 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ रेडियल नोड या ऑर्बिटल नोड। तो रेडियल नोड या ऑर्बिटल नोड का वैल्यू है n माइनस एल माइनस 1। तो L हमको क्या दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 3p दिया हुआ है, तो ये 3p दिया हुआ है तो n का वैल्यू उसका मतलब 3 है। और क्योंकि p अभी अभी हमने देखा तो L का वैल्यू है 1। तो इसको यहाँ पर ऑर्बिटल नोड के जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 एंगुलर नोड है, L का मान 1 है, तो इसमें हमने पुट किया और हमको इसका आंसर मिला 1। तो यहाँ पर 2 रेडियल नोड इज़ नॉट करेक्ट, 1 रेडियल नोड इज़ करेक्ट एंड 1 एंगुलर नोड इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर इसका है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी। यहाँ पर इन्होंने पूछा है एक्सेप्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ये 4 दिए हुए हैं हमारे पास चॉइसेस। यहाँ देखिए, ये शेल खाली है और उससे पहले ही इन्होंने पेयरिंग करी है, जो कि गलत है, क्योंकि पहले हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल में, सारे अनपेयर्ड या पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तभी जाके पेयरिंग होगी हुन्स रूल के अनुसार। और फिर ये कैंसिल। यहाँ आप देखिए कि इन्होंने हाफ फिल्ड तो यहाँ रखी है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलल स्पिन किया हुआ है, जो कि नहीं हो सकता। एक ही शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो कम से कम उनका स्पिन क्वांटम नंबर एक दूसरे से अलग होना चाहिए, यानी स्पिन उसमें पैरेलल होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, गलत आंसर। यहाँ हम देखते हैं ये पेयर्ड है और बाकी ये जो तीनों हैं P, वो अनपेयर्ड और पैरेलल स्पिन से हैं और सभी के स्पिन की दिशा एक जैसी है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसको देख लेते हैं, इसमें स्पिन पेयर्ड है, यहाँ पर भी फिल आधे को कर रखा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की दिशा के ऑपोजिट है, जो कि नहीं हो सकता है। सो हमारे पास जो ऑप्शन है, दिस इज़ द ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. So that was all for today. Thank you for being with me.